Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target UPTech. In this video, I'm going to discuss the English question paper of UPTech 2007. So पहला क्वेश्चन पैसेज का है 61 to 65. हमें पैसेज दिया हुआ, उसको पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, 4-5 क्वेश्चंस. पैसेज है Antarctica is an icy continent in the South Pole. It is covered by prominently frozen ground, is surrounded by water and is about 1.5 times longer than the United States. The world's largest desert is in Antarctica. 98% of the land is covered with a continental ice sheet. The remaining 2% of land is barren rock. Antarctica has about 87% of the world's ice. The South Pole is the coldest, windiest and driest place on Earth. The coldest temperature ever recorded on Earth was at the South Pole. It reached as low as minus 128.6 degree Fahrenheit or minus 88 degrees Celsius. On the average, most of the Antarctica gets less than 2 inches of snow each year. Although scientific expeditions visit Antarctica, there are no permanent human residents. This is because of the extreme weather, which includes freezing temperature, strong winds and blizzards. There are about 4,000 seasonal visitors to Antarctica. Antarctica hasn't always been located at the South Pole. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसमें बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका हैज नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड टू द साउथ पोल. हमेशा साउथ पोल में ही नहीं लोकेट होता अंटार्कटिका, तो इसको हमें याद रखना है. उसके बाद है it has drifted like the other continents and ranged from the equator during the Cambrian period about 500 million years ago to the South Pole. During the time of the dinosaurs, Antarctica was more temperate and housed dinosaurs and many other life forms. Now there is a very little indigenous life. अब इसमें एक वर्ड आया था आईसी, तो वो क्या चीज है? आईसी का मतलब होता है बर्फीला. तो देखते हैं आईसी कहाँ पे लिखा हुआ था. अंटार्कटिका इज एन आईसी कॉन्टिनेंट. अब इतना तो पता है कि अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है, मगर उस कॉन्टिनेंट की क्वालिटीज को बता रहा है कि वो आईसी है, बर्फीला है. तो जब किसी क्वालिटीज को बताया जा रहा हो तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, आईसी, बर्फीला. उसके बाद आता है द वर्ड डिजर्ट इन द पैसेज. डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान. रेगिस्तान अगर मैं सिर्फ डिजर्ट ही बोलूं तो डिजर्ट बहुत तरीके से होते हैं. थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट. तो ये एक प्रॉपर नाउन तो नहीं हुआ, कॉमन नाउन है. इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये कॉमन नाउन है. कॉमन का मतलब बहुत सारे डिजर्ट होते हैं. तो प्रॉपर अगर एक पर्टिकुलर डिजर्ट का नाम दिया होता तो होता ये, इसलिए ये नाउन है, नाउन का है नाम दिया हुआ, किसी चीज का नाम है. उसके बाद आता है द वर्ड विंडीएस्ट इन द पैसेज इज ए. विंडीएस्ट क्या चीज है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब. तो मैंने अपने लेक्चर्स में एडजेक्टिव के लेक्चर में बताया था कि डिग्रीज बताई थी कंपैरिजन की, कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं. कंपैरेटिव सेकंड नंबर की होती है, पॉजिटिव फर्स्ट नंबर की, सुपरलेटिव थर्ड डिग्री होती है. तो मैंने बताया था विंड होता है पॉजिटिव डिग्री, और विंडियर IER लगा देते हैं विंडियर, तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है. और जब IEST लग जाता है विंडीएस्ट, जो विंडीएस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, फॉर्म है एडजेक्टिव का. ये बी ऑप्शन करेक्ट. अब आता है अगला क्वेश्चन, 64th क्वेश्चन आता है. में लिखा है कि हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन लोकेटेड इन द साउथ पोल. क्या अंटार्कटिका हमेशा साउथ पोल में ही होता है? तो हमने पढ़ा था
कि अंटार्कटिका हैज नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड एट द साउथ पोल। तो इसमें होगा नो, हमेशा नहीं लोकेट होता साउथ पोल में। उसके बाद आता है हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। तो कुछ इनहेबिटेंट्स थे, डायनासोर्स वगैरह, ये सब दिया हुआ है, डायनासोर्स ये इनहेबिटेंट्स थे अंटार्कटिका। अब फिर एक और पैसेज आता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हमें करने हैं। अब हम देखते हैं उस पैसेज को, तो पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग The first thing which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement. कोई भी स्कॉलर होता है, वो पर्सन जो रिसर्च करने वाला होता है, तो पहली चीज जब कभी भी वो बुक लेता है तो उसके दिमाग में ये होनी चाहिए कि सिर्फ वो बुक एम्यूजमेंट, सिर्फ मजे के लिए ही उसको बुक नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंसान जब लिटरेचर पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, तो अगर वो सिर्फ एम्यूजमेंट के लिए ही पढ़ता है तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होता। ये बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। तो जब कभी भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें पूरा मन चित लगा के उसको पढ़ना चाहिए, एकाग्र करके मन को हमें पढ़ना चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो सिर्फ मजे के लिए, अम्यूजमेंट के लिए किताब पढ़ते हैं, और उसके लिए हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनकेपेबल हैं कि उस किताब की डीपर क्वालिटीज को एप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। ये लिखा हुआ है, दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। जो भी अच्छी लिटरेचर होती है वो उनकी क्वालिटीज को एप्रिशिएट नहीं कर पाती हैं। बट अ यंग मैन who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day, never to read for mere amusement. जबकि जो यंग मैन होते हैं, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी के कोर्स को पास किया है, ट्रेनिंग पास करी है, उनको अपने आप को शुरू के दिन में ही डिसिप्लिन कर लेना चाहिए, अनुशासित कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी वो पढ़े वो सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए ना पढ़े। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, he will find it impossible to read for mere amusement. अगर एक बार उसकी आदत, वो अपने आप को अनुशासित कर लेगा, डिसिप्लिन में कर लेगा, तो he will find it impossible to read for mere amusement. तो फिर वो सिर्फ किताबें अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल समझेगा, वो अच्छे से किताब पढ़ेगा। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, any book which does not make an appeal to the higher emotions to his intellect. But on the other, the habit of reading for amusement becomes with the thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. It is like a narcotic, which something that helps to pass the time. जो इंसान, जिसकी आदत सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए ही रीडिंग, जैसे वो किसी किताब को अगर सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए ही पढ़ेगा, मजे के लिए ही पढ़ेगा, मस्ती के लिए, तो उसकी ऐसी आदत बनी रहेगी और वो उसी आदत की तरह होगी जैसे लोग नशा करते हैं, वाइन पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं। इट इज लाइक ए नार्कोटिक। नार्कोटिक का मतलब होता है इंटॉक्सिकेंट, नशा करना। नार्कोटिक इसकी मीनिंग है इंटॉक्सिकेंट, नशा करना। तो फिर वो अपने टाइम को ऐसे पास करते रहते हैं, जैसे लोग वाइन ड्रिंक करके अपने टाइम पास करते हैं या फिर स्मोकिंग करके। समथिंग दैट कीप्स अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट। इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट, अंत में। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग एंड द हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनइंटर्ड। अब ये था हमारा पैसेज। अब उसके आगे क्वेश्चंस है। The writer believes that half-educated persons are not able to. अभी हमने पैसेज में पढ़ा था कि जो हाफ एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो किताब को, लिटरेचर को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो उसके अंदर की जो भी हिडन क्वालिटीज होती है उसको नहीं समझ पाते हैं।
तो इसमें होना चाहिए द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स आर नॉट एबल टू एप्रिशिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर। वो जो किताब की क्वालिटीज होती है लिटरेचर की, उसको वो उसकी तारीफ नहीं कर पाते जो कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि सिर्फ वो अम्यूजमेंट के लिए ही पढ़ते हैं। अब आता है द वर्ड नार्कोटिक इन द पैसेज। नार्कोटिक का मतलब होता है नशा करना, इंटॉक्सिकेंट, तो यहाँ पे इंटॉक्सिकेंट जो है वो नार्कोटिक हो जाएगा। उसके बाद आता है 68 क्वेश्चन, द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स। हायर फैकल्टीज का मतलब होता है कि आपकी मेंटल पावर अच्छी होनी चाहिए, कि आप किसी भी लिटरेचर को समझ सको। तो इसमें होगा मेंटल पावर्स ऑफ ए हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स, इवेंचुअली का मतलब होता है अंत में, एट लास्ट। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, द वर्ड अनएम्प्लॉय इन द पैसेज मीन्स। अनएम्प्लॉयड लोग मतलब जो अनयूज्ड होते हैं, तो यहाँ पे अनयूज्ड होगा। Which of the following is a correct expression? तो करेक्ट एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन से सही। एज चेयरफुल एज ए लार्क, ना खुशी रहो जैसे कि लार्क, तो ये इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें जो कुत्ता होता है डॉग, वो कनिंग ढूंढ नहीं होता। ये जो तीनों हैं ये गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न। ये वही हाउस है जिसमें मैं पैदा हुआ था, जिसमें मैं बॉर्न हुआ था। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो इसमें हमें बताना है। तो मैंने सेकेंड वीडियो में अपनी ये पढ़ाई थी कि सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस बिल्कुल सिंपल लिखा होता है, लेकिन ये सिंपल तो है नहीं। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, जिसमें कि मैं बॉर्न हुआ था, तो ये सिंपल नहीं है। उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का मतलब होता है कि ऐसे क्लॉज जो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, कंप्लीट अर्थ बताते हैं किसी चीज का, किसी सेंटेंस का। और वो उसमें कंपाउंड सेंटेंसेस में कुछ कंजक्शन लगी हुई होती हैं, उन्हीं की हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को ऐड करते हैं, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट एंड सो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कि एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। मेन क्लॉज का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सब ऑर्डिनेट का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी पर डिपेंड होती है। तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, तो ये वही घर है जिसमें मैं पैदा हुआ था। दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न, तो ये सिंपल तो है नहीं, कंपाउंड भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं लगा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें इट इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसमें एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो मेन नहीं है, जो डिपेंड करता है। वो डिपेंड कर रहा है एक सेंटेंस दूसरे पर कि ये वही घर है जिसमें मैं बॉर्न हुआ था, इन विच आई वॉज बॉर्न। तो घर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस घर में वो बॉर्न हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इसमें हमें बताना है कि कौन सा वर्ड है प्रीपोजिशन। तो मैंने एक चीज बताया था प्रीपोजिशन में कि कंजक्शन में, कि कंजक्शन दो तरीके से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में मैंने बताया था एक होता है, एक्रोनिम होती है फैन बॉयज, FANBOYS, FANBOYS, फैन बॉयज का अगर ये एक एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, अगर इसका हम फुल फॉर्म करेंगे तो इसका F का मतलब होता है और, A का मतलब एंड, N का मतलब नॉर, B मतलब बट, O मीन्स, Y मीन्स यट, S मीन्स सो। तो यहाँ पे जितने भी O मीन्स और, तो जितने भी ये दिए हुए हैं, तो यहाँ पे एंड तो इधर से ही निकल गया, तो ये कंजक्शन है, यट भी कंजक्शन है। अब बचा दो, एंड और बियॉन्ड और नाउ। नाउ एक एडवर्ब होता है, एक टाइम को बताता है कि अब,
जबकि बियॉन्ड जो है वो एक क्या है, प्रीपोजिशन। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब? कौन सा वर्ड एडवर्ब है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अब देखते हैं, एपेस, एपेस दिया हुआ है, इसका मतलब होता है रैपिड, रैपिड, या फिर होता है सून, SOON। रैपिडली या सून। फेस का मतलब होता है चेहरा। मीक का मतलब होता है नम्र, हम्बल। और फरी का मतलब होता है एंगर, क्रोध, गुस्सा। तो एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है। ये जो भी मतलब जो चीजें वर्ब की क्वालिटीज को बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो ये रैपिडली या सून, एपेस का मतलब होता है ये एडवर्ब। ये सारे तीनों एडवर्ब नहीं है। अब आता है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक सिंपल सेंटेंस। द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग। कॉफी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट वोंट कीप अस अवेक। ये हमें जागने नहीं देगी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसको हमें सिंपल, मतलब कि ये जो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है इसको हटाना है एक वर्ड ऐड करके। तो हम इसको करेंगे, द कॉफी इजंट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक। ये वाला ए वाला ऑप्शन सही है। कॉफी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमें जगा कर रखे। नींद ना आने। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद a suitable pronoun। इसमें हमें प्रोनाउन फिल करनी है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब एक दूसरे को चाहना। तो माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ हर सेल्फ, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें दो लोग हैं, लड़का भी है और लड़की भी है। देमसेल्फ, देमसेल्फ में बहुत सारे लोग होते हैं तब लगाते हैं। हिमसेल्फ एक लड़का भी तो नहीं है, दोनों। तो ईच अदर होगा, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे के फॉन्ड ऑफ है। अब अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से हेट करता है, नफरत करता है इंसानों से, उसे हम बोलते हैं मिसेंथ्रोपी। मिसेंथ्रोपी का मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल, इट इज एन वर्ड फॉर एन इंडिविजुअल हु डिसलाइक्स मैनकाइंड, उसके लिए हम ये यूज करते हैं, तो होगा मिसेंथ्रोपी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस एंडिंग विथ ए बुक। इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में जो बुक से खत्म होता है। तो लेट द बुक बी गिवन, अब बुक से खत्म होगा तो इसमें चारों बुक से ही खत्म हो रहे हैं, तो हमें बनाना है। तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि हमें क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। लेट द बुक बी गिवन, तो इतना हमें पता होना चाहिए। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया हुआ है। ये चीज पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस है, हमें इसको एक्टिव वॉइस में इसको हमें चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस को, तब हम, एक रूल था मैंने बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो हम लगाते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब एक्टिव वॉइस में लिखा होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा होता है पीछे। जब भी एक्टिव वॉइस में लिखा होता है तो इधर एक वर्ड लिखा होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दी बुक है, तो इतना तो पता हो गया कि लास्ट में दी बुक से खत्म होगा। दी बुक, दी बुक, दी बुक, दी बुक, चारों में है। उसके बाद मी का यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं हुआ है, गिव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, गिव द बुक। गिव द बुक एक्टिव वॉइस, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो होगा लेट द बुक, और बी हम लगाते हैं, ऐड करते हैं बी, गिव का हो जाएगा गिवन। अब इसको हमको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस। इसको हमें डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर। मैंने शीला से पूछा कि क्या मैं उसके फादर को जान सकता हूँ। तो मैंने एक रूल बताया था, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मे का माइट हो जाता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, हमें उल्टा करना है, इसको डायरेक्ट में करना है। तो जरूर माइट का मे रहा, मे होगा।
तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पे कैन दिया हुआ है, कैन दिया हुआ है। तो अब दो क्वेश्चन में मे लगा हुआ है, आई सैट टू शीला, मे आई नो योर फादर, आई टोल्ड शीला। तो इसी में हमें चूज करना है दोनों ऑप्शंस में। तो हम चूज करेंगे आई सैट टू शीला, मे आई नो योर फादर। तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है, तो इसको हम बोलते हैं, जो कॉमा के बाद होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सैड है, तो हमेशा यहाँ पे टू लगता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ए वाला, यहाँ पे टू नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है 80 क्वेश्चन। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डैश डैश द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर। जो मिनिस्टर्स है, मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री को जिम्मेदार होंगे, उन्होंने जो भी काम किया फॉर देयर वर्क। तो टू यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का ये प्रीपोजिशन है। अब आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट कंजक्शन। इस सेंटेंस में हमें कंजक्शन को फिल करना है। डैश डैश ही हैड नॉट पेड हिज बिल, कॉमा हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। बट एक एक लगा के देखते हैं हम। बट ही हैड नॉट पेड हिज बिल, लेकिन उसने बिल नहीं पे किया, उसकी बिल तो कट गई। इसमें लेकिन तो सूट नहीं कर रहा है। आइदर, आइदर के साथ हमेशा और लगता है, ये भी नहीं होगा। अनलेस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा एज। एज का मतलब होता है जैसा कि, जैसा कि उसने बिजली का बिल नहीं पे किया था, उसकी बिजली काट दी गई, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ, एज होगा। अब आता है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हिंदी में होता है अलंकार। अलंकार होता है जिस प्रकार से जो भी लेडीज होती हैं वो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, गहने पहनती हैं, तो वो सुंदर लगने लगती हैं। सेम उसी तरीके से जब हम इंग्लिश या हिंदी में वाक्य में, सेंटेंस में जब फिगर्स ऑफ स्पीच यूज कर देते हैं तो उस सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो अब हम देखते हैं, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें बताना है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन हिम। जो मौत थी उसने अपने बर्फीले हाथ राजा के ऊपर रखे। तो यहाँ पे अब मौत तो बर्फीले हाथ रखेगी नहीं, तो एक ये मानवीकरण किया जा रहा है डेथ को इंसानों में। तो ऐसी जब चीजें होती हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन you give an animal or object qualities or abilities that only a human can have। जब आप किसी भी एनिमल या ऑब्जेक्ट को वो क्वालिटीज देते हो जो किसी इंसानों के अंदर पाई जाती है। अब हाथ इंसान के होते हैं, तो यहाँ पे डेथ के तो हाथ तो होगा नहीं, हैंड, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। मेटाफर का मतलब होता है जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, सिंपल। सिमिली का मतलब होता है जब हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं और दो वर्ड का यूज करते हैं, लाइक या फिर एज। एपोस्ट्रॉफी का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, जैसे हम लिखते हैं इट्स, आई टी, इट्स को हम इट इज भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसे लिख देते हैं आई टी एस, तो ये जो ऊपर का है ये चीज, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। अब अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। पॉपुलेशन की, जनसंख्या की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। इट इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। अब आता है इकोलॉजी क्या होता है। अगर किसी को ये सब याद रहना चाहिए सबको, क्योंकि यहाँ पर एक डेमोग्राफी का क्वेश्चन पूछा है, क्या पता किसी और पेपर में इकोलॉजी का पूछ ले, तो हमें सब जितने भी चारों वर्ड दिए हुए हैं वो हमें जानना जरूरी होता है।
इकोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ द एनवायरमेंट। जब हम पर्यावरण की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, जब हम सेलेस्टियल बॉडीज या स्टार्स की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी का मतलब होता है इट इज द स्टडी ऑफ द फैमिली एंड इट्स हिस्ट्री। जब एक फैमिली के बारे में पढ़ते हैं या उसके इतिहास के बारे में तो हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। बहुत फेमस कहावत है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान जो है वो ज्यादा लालच करने के लिए अपना जो कुछ भी उसके पास होता है वो गंवा देता है। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी रहे उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि आगे हमें ज्यादा मिलेगा तो हम प्रेजेंट को भी गंवा दें जो कुछ अच्छा हो। तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है, इट इज बेटर टू होल्ड ऑन टू समथिंग वन हैज देन टू रिस्क लॉजिंग इट बाय ट्राइंग टू गेट समथिंग बेटर। इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज नॉट योर। इसका मतलब ये अच्छा होगा कि आप उस चीज से संतुष्ट रहो, उस चीज से खुश रहो जो चीज आपके पास है, उसकी अपेक्षा कि जो आपके पास है नहीं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द साउंड ऑफ ए बेल। अब बेल की साउंड से कौन सा साउंड नहीं एसोसिएट। तो इसमें ये जितने भी साउंड हैं, चाइम, रिंग, जिंगल, ये सारे बेल के साउंड है। जो डैंग है इट इज द साउंड ऑफ द ड्रम। ये ड्रम के साउंड को डैंग बोलते हैं, DRUM। तो इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें इसमें प्रीपोजिशन फिल करना है। आर यू सॉरी डैश दिस व्हाट यू हैव डन। क्या आप उसके लिए सॉरी महसूस करते हो जो आपने किया है। आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, जो कुछ भी आपने किया। तो इसमें बी होगा ऑप्शन, और लगेगा। उसके बाद आता है, पिक आउट द सेंटेंस, पिक आउट द सेंटेंस, pick out the correct synonym of the following words. Attenuate, attenuate का हमें सिनोनिम बताना है। attenuate का मतलब होता है मिनिमाइज करना, किसी चीज को घटाना, कम करना। तो ये होगा टू मेक इन। अब अगला क्वेश्चन है 88, पिक आउट द कंपाउंड सेंटेंस। हमें कंपाउंड सेंटेंस इसमें चूज करना है। To add to their troubles the servant ran away। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटेंस 3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो हमें कंपाउंड सेंटेंस चूज करना है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉजेस लगे होते हैं इंडिपेंडेंट, और एक चीज उसमें कंजक्शन लगा हुआ होता है दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, दोनों सेंटेंस। तो इस चीज में कोई भी फर्स्ट वाले में कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। हैविंग नो मनी विथ मी आई कुड नॉट, यहाँ पर भी कोई कंजक्शन नहीं लगा हुआ है। आई लव्ड हिम बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड। द सर्वेंट रैन अवे एंड, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब जिसकी पूरी तरीके से मीनिंग निकलती है। दिस सर्वेंट रैन अवे, एक तो ये क्लॉज है, दिस सर्वेंट रैन अवे, वो भाग गया। दूसरा है एडेड टू देयर ट्रबल्स, और अपनी परेशानियों को और बढ़ा दिया। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस डैश डैश मी। आप इतना संदेह क्यों करते हो मेरे ऊपर। ऑफ मी होगा यहाँ पे, व्हाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको कंप्लीट करना इस सेंटेंस को। द हेड मास्टर डैश डैश टू स्पीक टू यू, wants is wanting, was wanting, none of the above। the headmaster wants to speak to you, headmaster आपसे बात करना चाहते हैं, wants to speak to you। तो यहाँ पे wants करेक्ट होगा। अब
हो गए सारे क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस थे। अब मैं अगले वीडियो में 2016 के क्वेश्चंस करवाऊंगी, 11 तक के क्वेश्चंस मैं पूरे करवाऊंगी इंग्लिश के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।